हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए बीपीसीएस 183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स सामवेगिक बुद्धि, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यवहार करना। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल के पीवाई के वर्डिंग, जिसमें सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है। ये वीडियो और ये पीडीएफ इग्नू जून दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये आपका नोट्स बहुत ही यूजफुल होगा। आप लोग व्हाट्सएप से ये नोट्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी तो आप समझ रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स रखना है रिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम देने से 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले भी इसे देख कर आप जाएं तो एग्जाम अच्छा जाए आपका। तो देखिए, सामवेगिक बुद्धि का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि भाई अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, तो जब ये टाइटल समझ में आ जाता है ना, सभी क्वेश्चन भी समझ में आता है। पहला क्वेश्चन है संवेगों की प्रकृति, विशेषताओं और कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रीड करते हुए इस तरह समझाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। आपको ध्यान से सुनना है, शांत होकर बैठना है, शांत माहौल में, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या तो फिर आप हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं। तो संवेग की बात किया गया यहाँ पर। संवेग का इंग्लिश नाम होता है इमोशन। इमोशन जानते हो क्या होता है भाई? इमोशन या फिर संवेग मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के अनुभव, व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। ये क्या होता है, इमोशन। एंड संवेगों की प्रकृति क्या होती है, जटिल होती है, क्योंकि ये आंतरिक यानी कि मन से जुड़े और बाह्य यानी पर्यावरण से जुड़े दोनों कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। संवेग, इमोशन। संवेग किसी विशेष स्थिति या फिर घटना के प्रति तीव्र मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। संवेगों की प्रमुख विशेषताओं में से तीव्रता, अल्पकालिकता, परिवर्तनशीलता और व्यक्तिगत शामिल है। ये व्यक्ति मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति में भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीके से संवेग होते हैं, और एक ही स्थिति पर ये अलग अलग लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे हृदय गति बढ़ना, चेहरे के भाव बदलना और शरीर में ऊर्जा का संचार होना। संवेगों के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ये व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करते हैं और उसे सही या फिर गलत स्थिति की पहचान करने में मदद करते हैं। संवेग सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये सहानुभूति, प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा संवेग व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कभी-कभी संवेग चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे भय किसी खतरे से बचने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है सांवेगिक दक्षताओं के डोमेन या फिर क्षेत्रों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। सांवेगिक दक्षताएं वे मानसिक एवं सामाजिक दक्षताएं हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेगों को समझता, नियंत्रित करता और सही दिशा में उपयोग करता है। इसके प्रमुख डोमेन व्यक्ति के भावनात्मक विकास और सामाजिक व्यवहार को प्रभावी बनाते हैं। तो ये प्रमुख डोमेन मतलब क्षेत्र, इसके प्रमुख क्षेत्र क्या करते हैं, व्यक्ति के भावनात्मक विकास और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके कौन कौन से क्षेत्र भाई? तो जैसे मान लो आत्म जागरूकता, ये सामग्रिक दक्षता का पहला महत्वपूर्ण डोमेन है यानी क्षेत्र है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और उनके प्रभाव को पहचानता है। इससे उसे अपने ताकत और कमजोरियों का स्पष्ट ज्ञान होता है तथा वह अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाता है। दूसरा डोमेन है आपका आत्म नियमन या फिर आत्म प्रबंधन। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित प्रतिक्रिया देता है। यह तनाव, क्रोध और निराशा जैसी नकारात्मकता
नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। सामाजिक जागरूकता ये इसका तीसरा डोमेन है, जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोण को समझने की दक्षता विकसित करता है। यह सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अगला है संबंध प्रबंधन। ये चौथा डोमेन है। इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करता है और उन्हें बनाए रखता है। इससे इसमें संवाद कौशल, सहयोग, नेतृत्व और विवाद समाधान जैसी क्षमताएं शामिल होती है। तीसरा है आरेख की सहायता से सांवेगिक बुद्धि के क्षमता मॉडल का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे समझिए, मेयर और सोलोवे के अनुसार मेयर और सेलोवे के अनुसार सामग्रिक बुद्धि एक मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझता, पहचानता और नियंत्रित करता है। तो क्या समझे कि जो मेयर है और सेलोवे है, जिन्होंने ये सामग्रिक बुद्धि का प्रस्ताव दिया, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो सामग्रिक बुद्धि है ये मानसिक क्षमता है। क्या है भाई? ये मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावना को भी समझता है, पहचानता है और नियंत्रित करता है। आरेख देखो यहाँ पर दिया गया है, सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि यानी कि इसको जिसको तीन भागों में बांटा जाता है। सांवेगिक बुद्धि, एक भावनाओं को पहचान करना, भावनाओं को समझना और भावनाओं का प्रबंधन करना। इस इतने हैं ये आपकी सांवेगिक बुद्धि, जिसमें से अगर अब देखा जाए, भावनाओं की पहचान करना इनमें से आ जाता है चेहरे, आवाज और व्यवहार से भावनाएं पहचानना। भावना को समझना में कारण, परिणाम और सम्मत समझना, और भावना का प्रबंधन में भावना को नियंत्रित करना। ठीक है, ये सब। तो सांवेगिक बुद्धि का क्षमता मॉडल यह बताता है कि भावनाएं केवल अनुभव करने की चीज नहीं है, बल्कि इन्हें समझने और उपयोग करने की एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता भी है। इस मॉडल में चार प्रमुख दक्षताएं शामिल है। पहला है भावनाओं की पहचान करना, जिसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के चेहरे के भाव, आवाज और व्यवहार से उनकी भावनाओं को समझता है। दूसरी क्षमता है भावनाओं का उपयोग करना, जिसमें भावनाएं सोच, सीखने और निर्णय लेने में सहायता करती है। तीसरी क्षमता है भावना को समझना, जिसमें व्यक्ति यह जानता है कि कोई भावना क्यों उत्पन्न हुई और उसका आगे क्या प्रभाव होगा। और चौथी क्षमता भावनाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करके संतुलित व्यवहार करता है। चौथा क्वेश्चन है आत्मनियंत्रण के, है ना, अर्थ और महत्व को समझाइए और आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। आत्मनियंत्रण मतलब खुद को नियंत्रित करना, है ना, खुद को क्या करना, नियंत्रित करना। तो आत्मनियंत्रण का अर्थ क्या है? अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार संतुलित और उचित प्रतिक्रिया दे सके। यह व्यक्ति को आवेगों पर नियंत्रण रखकर सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में होता है। यह व्यक्ति को अनुशासित बनाता है और उसे गलत कार्यों से दूर रखता है। इसके माध्यम से व्यक्ति क्रोध, तनाव और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। यह शैक्षणिक सफलता, व्यावसायिक जीवन और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को धैर्यवान, जिम्मेदार और संतुलित बनाता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने चाहिए ताकि वो अपने व्यवहार को सही दिशा दे सके। दूसरा, नियमित ध्यान या फिर मेडिटेशन और योग मानसिक स्थिरता बढ़ाते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक तनावपूर्ण स्थिति में भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार का मूल्यांकन कर सुधार कर सकता है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच और धैर्य का विकास भी आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक और कार्यस्थल
तो शैक्षिक और जो कार्यस्थल है, इसके सेटिंग में सामवेगिक बुद्धि के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो भाई शैक्षिक एजुकेशनल और जो कोई भी वर्क प्लेस हो ना, तो ये शैक्षिक और एजुकेशनल और वर्क प्लेस कोई भी हो, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेस में जो सामवेगिक बुद्धि है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इनका उपयोग कैसे होता है समझिए। तो ये तो आप समझ ही चुके हैं सामवेगिक बुद्धि का मतलब। सामवेगिक बुद्धि का मतलब अपने दूसरों की अपनी और दूसरों की भावना को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना, और उचित रूप से क्या करना, उचित रूप से व्यवहार करना, उपयोग करना। तो यह क्षमता शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थल दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक सेटिंगों में अगर देखा जाए, इनका शैक्षिक संस्थानों में अगर इनका उपयोग देखा जाए, तो ये विद्यालयों और महाविद्यालयों में सामग्रिक बुद्धि छात्रों के समग्र विकास में सहायता करती है। जो स्टूडेंट्स पूरा संवेग के साथ सही तरीके से मेहनत करके पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। उच्च सामग्रिक बुद्धि अगर वाले जो विद्यार्थी होंगे, वो तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और परीक्षा के दबाव में भी संतुलित रहते हैं, और ये अच्छे मार्क्स लाते हैं एग्जाम में। यह सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, क्योंकि सकारात्मक भावनाएं ध्यान और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इसके साथ ही यह छात्रों में सहयोग, सहानुभूति और टीम वर्क की भावना विकसित करती है। शिक्षक भी यदि सामग्रिक रूप से बुद्धिमान हो, तो वे छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझकर बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा आता है कार्यस्थल में अन्य प्रयोग। तो वही कार्यस्थल मतलब कहीं भी जॉब वॉब करते हैं, वही फैक्ट्रीज हो गया, ऑफिस हो गया, बहुत जगह। तो कार्यस्थल पर सामग्रिक बुद्धि कर्मचारियों और प्रबंधकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बेहतर नेतृत्व को कौशल विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीम को प्रेरित और मार्गदर्शित कर सकते हैं। यह कार्यस्थल पर तनाव को कम करती है और सकारात्मक वातावरण बनाती है। इसके माध्यम से प्रभावी संचार, टीम वर्क और संघर्ष समाधान संभव होता है। साथ ही यह ग्राहक संबंधों को सुधारने और संगठन की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक होती है। छठा है आत्म सिद्धि के महत्व को समझाइए और इसे विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। आत्म सिद्धि का मतलब है, अर्थ है एक व्यक्ति का अपनी पूर्ण क्षमताओं, प्रतिभाओं और संभावनाओं को पहचान कर उन्हें सर्वोत्तम रूप में विकसित करना। यह मानव आवश्यकताओं की उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं जीता है। ठीक है। आत्मसिद्धि का महत्व बहुत व्यापक है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसंतोष और आंतरिक शांति का विकास होता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति समाज के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में करता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र सोच, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में भी मदद करती है। ठीक है। आत्म सिद्धि विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। तो ये इस तरफ से जो ऊपर में हम लोग देखे थे, वही है, उसी तरह से इसमें भी करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सामग्रिक बुद्धि को सुधारने के लिए रणनीतियों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो भैया आपको सामग्रिक बुद्धि आना चाहिए। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाएंगे। सामग्रिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी और दूसरों की, बार बार हम लोग यही देख रहे हैं ना, ये सब देखो ऐसे इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाया गया है ना, जो अगर आप खुद से अगर पढ़ेंगे ना, खुद से भी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए वही बात है, सामग्रिक बुद्धि को ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए। सामग्रिक बुद्धि के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए और बुद्धि लब्धि और सामग्रिक लब्धि के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है भाई, है बुद्धि लब्धि क्या होता है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है।
तो देखिए ये इसका क्या मतलब होता है, जब किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता अगर बढ़ जाती है, तो वो व्यक्ति ही बुद्धि लब्धि करता है। जो अच्छा से समझ पाए किसी चीज को, जिसको गुस्सा कंट्रोल हो, जिस जो क्या करे, गुस्सा को कंट्रोल करे, प्रेम पूर्वक बात करे, चाहे कैसी भी स्थिति हो उसमें अपने आप को संभाल सके हर स्थिति में, तो ये बुद्धि लब्धि होता है। उसका बुद्धि लब्धि तब उच्च होता है ना? तो कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि और सामग्रिक लब्धि। सामग्रिक लब्धि हम समझिए ना, इमोशनल, जो ये हम बता ही चुके हैं, जब अपनी और दूसरे की भावना को समझकर उनके अकॉर्डिंग काम करे, है ना? तो ये सामग्रिक बुद्धि है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, या बुद्धि लब्धि भी समझ चुके हैं। बाकी वही है, यहाँ पर पढ़िए। सामग्रिक बुद्धि की अवधारणा का विकास धीरे धीरे हुआ। प्रारंभ में मनोविज्ञान में बुद्धि को केवल तार्किक और गणनात्मक क्षमता के रूप में देखा जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अल्फ्रेड बीने और अन्य विद्वानों ने बुद्धि परीक्षण या फिर आईक्यू विकसित किए, जिससे बुद्धि को मापा जाने लगा। बाद में यह महसूस किया गया कि केवल आईक्यू से व्यक्ति ही सफलता नहीं, पूरे मतलब सिर्फ आईक्यू रहने से नहीं सफल हो सकते हैं, बल्कि उसके पास आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी होना चाहिए। तो ईक्यू क्या, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू क्या, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो ये ईक्यू, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, ईक्यू हो गया इमोशनल क्वेश्चन। तो ये सब चीज ध्यान रखना, ये सब चीज ध्यान रहेगा तभी तो दोनों भाई सही मात्रा में होना चाहिए मनुष्य में। ठीक है, तभी वो संतुलित, अपने आप को संतुलन में रख सकता है। और पूरी तरह से यह समझाया नहीं जा सकता। 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की अवधारणा दी, जिसमें सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता पर जोर दिया गया। फिर 1990 के दशक में पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को शब्द को वैज्ञानिक रूप से क्या किया, प्रस्तुत किया। इसके बाद डेनियल गोलमैन ने इसे क्या किया, और भी लोकप्रिय बनाया और बताया कि ईक्यू जीवन की सफलता में भी आईक्यू जितना ही महत्वपूर्ण है। तो ईक्यू और आईक्यू, है ना? आईक्यू और ईक्यू का क्या संबंध है? तो आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन व्यक्ति की तार्किक, गणितीय और विश्लेषणात्मक क्षमता को दर्शाता है, जबकि ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन व्यक्ति की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित है। उच्च आईक्यू होने के बावजूद यदि ईक्यू कम है, तो व्यक्ति सामाजिक और भावनात्मक रूप से असफल हो सकता है। वहीं अच्छा ईक्यू व्यक्ति को तनाव प्रबंधन, अच्छे संबंध और नेतृत्व क्षमता में सफल बनाता है। अगला है सांवेगिक बुद्धि के घटक। क्या है भाई सांवेगिक बुद्धि के घटक, समझिए। तो सांवेगिक बुद्धि के घटक वे मूलभूत क्षमताएं और हैं जो व्यक्ति को अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करती है कि नहीं? तो इसमें आत्म जागरूकता भी आ जाता है। आत्म जागरूकता इसका पहला क्या है, घटक है। सामूहिक बुद्धि का, इमोशनल इंटेलिजेंस का आत्म जागरूकता क्या है, पहला घटक है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचार और उनके प्रभाव को पहचानता है। यह व्यक्ति को अपने व्यवहार को समझने में क्या करती है, मदद करती है। फिर आत्म नियमन, तो ये दूसरा घटक है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचता है। यह तनाव, क्रोध और चिंता जैसी भावनाओं को संतुलित करने में सहायक होता है। अगला है प्रेरणा। तो प्रेरणा जो है, स्ट्रेंथ क्या है, तीसरा घटक है, जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। और आगे है सहानुभूति, चौथा घटक है ये, जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोण को समझता है और उनके प्रति संवेदनशील रहता है। सामाजिक कौशल पांचवा घटक है, जिसमें व्यक्ति प्रभावी व्यक्ति प्रभावी संवाद, सहयोग, नेतृत्व और अच्छे संबंध स्थापित करने की क्षमता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मुखरता के अर्थ और महत्व को समझाइए। मुखरता विकसित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मुखरता का क्या मतलब है कि अपने विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं को स्पष्ट, आत्मविश्वासपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना, बिना दूसरों के अधिकारों को ठेस पहुंचाए। मतलब मुखरता में क्या होता है, जो भी उसका समस्या है, अपने विचार को ले लिया, भावनाओं को ले लिया, आवश्यकता को, है ना, आत्मसमर्पण को, आत्मविश्वास पूर्ण को
सम्मानजनक तरीके से, मतलब हर तरीके से ये सब चीज को क्या करते हैं, दूसरों तक रखते हैं, ठीक है। और ये इस तरह रखते हैं ना, जिससे किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे। यह ना तो आक्रामक व्यवहार है, और ना ही ये अत्यधिक विनम्रता भी है, बल्कि दोनों के बीच क्या संतुलित व्यवहार है ये मुखरता। मुखरता का महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है और उसे अपने अधिकारों तथा जरूरतों को सही ढंग से व्यक्त करने में सहायता करती है। मुखर व्यक्ति सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में अधिक प्रभावशाली या प्रभावी होता है, क्योंकि वह स्पष्ट संवाद करता है। यह तनाव और मानसिक दबाव को कम करती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखता। इसके अलावा मुखरता निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है। मुखरता विकसित करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। स्पष्ट और सीधा संवाद भी करना महत्वपूर्ण है इसमें। और मैं, मतलब आई स्टेटमेंट का उपयोग करके अपनी बात कहना, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना? तो ये मुखरता को बढ़ाता है। इसके साथ ही ना कहना सीखना भी आवश्यक है, ताकि आवश्यक दबाव से बचा जा सके। नियमित अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच भी मुखर व्यवहार विकसित करने में क्या कर सकते हैं, सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आरेख की सहायता से सांवेगिक बुद्धि के बार ऑन मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस मॉडल के आधार पर आकलन यंत्र पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। इसको 5 भागों में हम लोग अलग से लिख सकते हैं। यहाँ बनाया हुआ है सामग्रिक बुद्धि का बार ऑन मॉडल, बट ये सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा देखने में समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे सांवेगिक बुद्धि, बीच में आप लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग EQ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? EQ बोलते हैं, ठीक। तो इसको आप इस तरह से करके आप इसमें ऐसे देंगे, है ना। और यहाँ पे आप एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं आत्म जागरूकता, या फिर आत्मबोध। आत्म जागरूकता, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे पारस्परिक संबंध। पारस्परिक, पारस्परिक संबंध, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा लिखेंगे। तीसरा जो भी है अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक। चौथा आप लिखेंगे तनाव प्रबंधन। तो आप वहां सही सही लिखेंगे ना, सही सही लिखेंगे। इस तरह से आप बना दोगे तनाव प्रबंधन। और पांचवा आप लिखेंगे सामान्य मनोदशा, जनरल मूड। तो सामान्य मनोदशा, मतलब यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं ना, मतलब आपको बता दिया। इस तरह से आप लाइन देके 5 गो लिख देंगे। फिर इसके बारे में आपको नीचे डिफाइन करना है अलग अलग से, है ना। जैसे मतलब पहले आत्मबोध या फिर आत्म जागरूकता लिख देंगे, उसके बारे में बताएंगे क्या होता है। आत्म जागरूकता में अपनी बातों को अपनी भावनाओं को समझाना होता है ना। यानी आत्मबोध में अपनी भावनाओं को समझाना होता है। पारस्परिक संबंध में भैया दूसरों की भावनाओं को समझना और अच्छे संबंध बनाना होता है। फिर इसको अपने तरीके से डिफाइन करते जाना है। तनाव प्रबंधन में क्या होता है, तो इसमें तनाव और गुस्से को नियंत्रित करने के बारे में बात किया जाता है। अनुकूलन क्षमता में क्या होता है, अनुकूलन में भैया नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। उसके बाद फिर आप पांचवा समान मनोदशा। इसमें क्या होता है, ये सकारात्मक और सोच और आशावादी इसमें रहना। तो ये जनरल मूड में ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। आकलन, तो इस मॉडल के आधार पर सामग्रिक बुद्धि को मापने के लिए बार ऑन EQ। फर्स्ट, इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंटरी का उपयोग क्या कर सकते हैं, किया जाता है। यह एक
रिपोर्ट प्रश्नावली है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार यानी इंटरव्यूअर जो होते हैं, इंटरव्यूअर और व्यवहार अकेले अवलोकन और रेटिंग स्केल भी प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 है, कार्यस्थल पर सामग्रिक बुद्धि के अनुप्रयोग। तो ये हम लोग कार्यस्थल पर हम लोग ये समझ चुके हैं, ठीक है। आत्ममान का अर्थ और महत्व समझाइए। आत्ममान विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। मान का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के प्रति किया गया मूल्यांकन और सम्मान। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं को कितना योग्य, सक्षम और महत्वपूर्ण मानता है। उच्च म- उच्च आत्मनिर्माण या फिर उच्च आत्ममान वाला व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है। आत्ममान का महत्व व्यक्तित्व विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। उच्च म- उच्च आत्ममान वाले व्यक्ति निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं और वे दूसरों के दबाव में आसानी से नहीं आते। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है क्योंकि व्यक्ति अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। साथ ही यह सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। आत्ममान विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती है। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्ममान को बढ़ाने में सहायक होती है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना आत्म विश्वास को मजबूत करना है। आत्मचिंतन द्वारा व्यक्ति अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकता है। इसके अलावा स्वस्थ संबंधों का निर्माण और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना भी आत्मान के विकास में मदद करना होता है, ठीक है, विकास में मदद करता है। क्वेश्चन 14 आपके सामने है, सामग्रिक दक्षता मॉडल को स्पष्ट कीजिए। सामग्रिक दक्षताओं के व्यक्तिगत दक्षता डोमेन मतलब क्षेत्र पर क्या की चर्चा कीजिए। सामग्रिक दक्षता अ, मॉडल इस बात पर को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अपने भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावी रूप से प्रबंधित करने की की क्षमता कैसे विकसित करता है। इस मॉडल मुख्य रूप से सामूहिक बुद्धि को व्यवहारिक कौशलों में बदलने पर केंद्रित है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफल हो सके। सामूहिक दक्षताओं को दो प्रमुख डोमेन या क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत दक्षता और दूसरा सामाजिक दक्षता। इनमें से व्यक्तिगत दक्षता डोमेन व्यक्ति के अपने भीतर की क्षमताओं पर आधारित होता है और व्यक्तिगत दक्षता डोमेन में सबसे पहले आत्मा जागरूकता आती है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानता है। यह उसे अपने व्यवहार को समझने में सहायता करती है। दूसरा घटक आत्मनियमन है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचता है। यह तनाव और नकारात्मक भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता है। तीसरा घटक प्रेरणा है, जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। यह व्यक्ति को निरंतर प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है। आगे है 15 नंबर में, संवेगों के स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए और संवेगों के प्रकारों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। संवेग मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जो व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था तथा बाहरी परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। संवेग किसी विशेष स्थिति, व्यक्ति या फिर घटना के प्रति उत्पन्न तीव्र मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होते हैं, जिनमें विचार, अनुभव और व्यवहार तीनों शामिल होते हैं। संवेगों का स्वरूप जटिल और गतिशील होता है क्योंकि वे व्यक्ति के अनुभव, वातावरण और व्यक्तिगत विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। संवेगों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये तीव्र होते हैं, अल्पकालिक होते हैं और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। संवेग व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होते हैं, अर्थात एक ही स्थिति पर अलग अलग लोग अलग अलग भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। संवेगों के अनुसार शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे हृदय गति बढ़ना, चेहरे की भाव समझना और शरीर में ऊर्जा का स्तर बदलना। ये अक्सर
स्वतः स्फूर्त होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। संवेगों के कई महत्वपूर्ण प्रकार ये होते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और उसे किसी कार्य को करने या फिर ना करने की दिशा देते हैं। दूसरा, संवेग चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जैसे भय किसी संभावित खतरे से बचाता है। तीसरा, ये सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं और क्योंकि प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे संवेग आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाते हैं। चौथा, संवेग निर्णय लेने की प्रक्रिया को संभावित प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा संवेग व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है भैया, सांवेगिक बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो ये सांवेगिक बुद्धि अब तक कितने बार कर चुके हो? बाकी जितने भी क्वेश्चंस भैया है ना, ये सभी इजी लैंग्वेज में है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर समझने की कोशिश कीजिए और देखिए, आपको सभी मस्त लगेगा। यहाँ पे भी जहाँ भी देख रहे हैं सामूहिक बुद्धि, तो आप समझ चुके हैं। सब में सामूहिक बुद्धि ये वही है। उसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है आपको, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसी में। तो यहाँ पर देखो, फिर देखो, सामूहिक बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए भैया अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक बताया, समझाया। ये वीडियो को रोक कर देखिए। फिर आपके पास टिप्पणी वाला क्वेश्चन आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ऊपर में लॉन्ग क्वेश्चन देखा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 18 प्लस मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा भैया? बीपीसीएस नेट 3 50 मार्क्स के होंगे। तो इसमें 10 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स में लिखना है और 10 मार्क्स के लिए आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो बाकी आप देखिए, क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है, संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या है संवेग? इमोशन, चिंतन थिंकिंग और व्यवहार बिहेवियर। मानव व्यक्तित्व के 3 क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, ठीक है, जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। चिंतन उस भावनात्मक स्थिति का मानसिक विश्लेषण करता है और व्यवहार उसी के अनुसार बाहरी क्रियाओं के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो जब व्यक्ति सकारात्मक संवेग जैसे खुशी या फिर उत्साह में होता है, तो उसका चिंतन अधिक रचनात्मक और सकारात्मक होता है, जिससे उसका व्यवहार भी सहयोगपूर्ण और सक्रिय हो जाता है। इसके विपरीत नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध या फिर भय व्यक्ति के चिंतन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और उसका व्यवहार आक्रामक हिंसा, ठीक है, आक्रामक मतलब हिंसा या फिर असंतुलित हो सकता है। सामूहिक बुद्धि के लाभ, भाई क्या क्या लाभ होंगे अगर हम लोग सामूहिक बुद्धि का यूज करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे भैया। तो ये व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। इसके अनेक महत्वपूर्ण लाभ होंगे। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहने में मदद करती है, जिससे सही निर्णय लेना आसान होता है। सामूहिक बुद्धि व्यक्ति के आत्म नियंत्रण और आत्म जागरूकता को बढ़ाती है, जिससे वह अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ और सुधार सकता है। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझकर उनके साथ बेहतर व्यवहार करता है। इसके अलावा यह टीम वर्क, नेतृत्व और प्रभावी संचार को बढ़ावा देती है, जिससे शैक्षिक और कार्यस्थल दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलती है। अगला है सामूहिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता। सामूहिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता में देखिए, सामूहिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता का अर्थ है मनुष्य की कुछ मूलभूत भावनाएं जैसे खुशी, दुख, क्रोध, भय और आश्चर्य को व्यक्त करने के तरीके लगभग सभी संस्कृतियों, देशों और भाषाओं में समान होते हैं। विभिन्न समाजों में लोग चेहरे के भावों, आंखों की अभिव्यक्ति और शारीरिक संकेतों के आधार पर इन भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मुस्कान खुशी को और आंसू दुख को दर्शाते हैं, जो लगभग सभी जगह यही समान अर्थ देते हैं कि नहीं। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन के शोध द्वारा समर्थित है, जिन्होंने यह बताया है कि कुछ संवेग जैविक और जन्मजात होते हैं। हालांकि सांस्कृतिक नियम यह तय करते हैं कि भावनाओं को किस स्थिति में व्यक्त करना उचित है, लेकिन उनकी मूल अभिव्यक्ति समान रहती है। इस प्रकार सामूहिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता यह सिद्ध करती है कि भावनाएं मानव प्रकृति का एक साझा और प्रकृति का प्राकृतिक हिस्सा है।
चलिए अगला है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका डी, सामूहिक बुद्धि का बार ऑन मॉडल। ये हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं, तो ये आप लोग देखिए। इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट नंबर क्वेश्चन आंसर थे मैंने सभी कराया। अब व्हाट्सएप से देखिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप से क्या कीजिए, व्हाट्सएप से आपको क्या करना है, परचेज करना है पीडीएफ को। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में 7870000 मतलब 40594, इसमें मैसेज कीजिए और आप लोग पीडीएफ को परचेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चाइनीज प्लेस बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।